अब आसिफ दा तो बंगाल के थे। आसिफ दा ने केस्टो से पूछा, शराबी की एक्टिंग करेगा? केस्टो ने खुद को धमकाया, अगर जिंदा रहना है तो हाँ कर दे। उन्होंने हामी भर दी, बेमिसाल कामयाबी मिली, बस फिर क्या था, लाइन लग गई पियक्कड़ भूमिकाओं की। केस्टो बार बार बताते और समझाते, भाई मैं दारूबाज नहीं, मगर उनकी बात को कोई मानने सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सर्वमान्य सत्य भले न सही हो, लेकिन अर्ध सत्य तो है ही कि जो शराब नहीं पीते उन्हें शराबियों की महफिल में शराबियों की तुलना में ज्यादा नशा चढ़ता है। वो मजा भी ज्यादा लेते हैं। ऐसे ही मिसाल थे 60, 70 और 80 के दशक में फक्कड़ और बिंदास स्टाइल के शराबी के किरदार अदा करने वाले केस्टो मुखर्जी। जिंदगी में खुद कभी शराब नहीं पी, क्योंकि शराब गटकने के लिए इतनी आमदनी ही नहीं थी। अब ये मुकद्दर की बात है कि भरपूर काबिलियत के बावजूद केस्टो को लोकप्रियता बतौर पियक्कड़ की मिली। यही उनकी पहचान भी थी। इसकी शुरुआत होती है 1970 में रिलीज माँ और ममता से। डायरेक्टर आसिफ सेन को एक पियक्कड़ की जरूरत थी। केस्टो मुखर्जी काम की तलाश में वहीं मंडरा रहे थे। हालांकि तब तक वो कई फिल्मों में काम कर चुके थे। तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उन्हें एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर के रूप में जानते थे जो कॉमेडी भी अच्छी करता है। आसिफ दा भी जानते थे, लेकिन सपनों के संसार में सिर्फ सपने देखकर पेट नहीं भरता। साल में 3-4 छोटी छोटी भूमिकाओं से काम नहीं चलता। अब आसिफ दा तो बंगाल के थे। आसिफ दा ने केस्टो से पूछा, शराबी की एक्टिंग करेगा? ना करने की स्थिति में नहीं थे केस्टो। फिर वो एक्टर ही क्या जो जिंदगी के आसपास मंडराते डोलते किरदारों को आत्मसात न कर सके। केस्टो ने खुद को धमकाया, अगर जिंदा रहना है तो हाँ कर दे। उन्होंने हामी भर दी, बेमिसाल कामयाबी मिली, बस फिर क्या था, लाइन लग गई पियक्कड़ भूमिकाओं की। केस्टो बार बार बताते और समझाते, भाई मैं दारूबाज नहीं, मगर उनकी बात को कोई मानने सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। भले ही फिल्म में नशे में धुत रहने का किरदार 2 ही मिनट का क्यों ना रहा हो, किसी को भी केस्टो के सिवाय दूसरा कोई और नजर नहीं आया। दारू पीना कोई बड़ी बात नहीं। हर आदमी पीने के बाद नौटंकी करता है, भले ही वो कॉमेडी ना हो। कुछ बिगड़ते हैं, कुछ मचलते हैं और कुछ खूंखार होकर हंगामा करते हैं। कुछ चुपचाप बिस्तर पर गिर सोते हैं और कुछ वाकई ऐसी हरकतें करते हैं जिससे जनता को टैक्स फ्री मुफ्त मनोरंजक देखने को मिलता है। केस्टो ने यह आखिर वाला विकल्प चुना। शायद आसिफ दा को भी नहीं पता होगा कि वो शराबी में जिस हल्के फुल्के कॉमिक एलिमेंट की तलाश में थे, ये वो नहीं था जो केस्टो कर रहे थे, बल्कि केस्टो ने बहुत आगे निकलकर एक ऐसी अविश्वसनीय परफॉर्मेंस दी जो शराबी की विशिष्ट पहचान बन गई। आगे चलकर केस्टो ने इसे इतना ज्यादा परिमार्जित किया कि हर शराबी मनोरंजन का पात्र बन गया। केस्टो और शराबी एक दूसरे के दोस्त बन गए। लोग ये भी समझने लगे कि केस्टो वाकई हर वक्त टुन्न रहते हैं, तभी तो शराबी की इतनी परफेक्ट एक्टिंग कर पाते हैं। केस्टो की पतंग उड़ चली। तमाम पटकथा लेखकों को यह कह दिया गया कि शराबी का किरदार लिखते वक्त सिर्फ और सिर्फ केस्टो ही दिमाग में हो, और जिस स्क्रिप्ट में शराबी का किरदार नहीं है उसमें किसी न किसी तरह इसे डालें। केस्टो मुखर्जी की पहली फिल्म ऋतिक घटक की बांग्ला फिल्म नागरिक 1952 में आई थी। इसके बाद कुछ और बांग्ला फिल्में भी की, लेकिन पेट की भूख ज्यादा थी, जिसे बंगाल में छोटी मोटी भूमिकाओं से खत्म करना नामुमकिन था। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से संपर्क किया। उन्होंने मुसाफिर में उन्हें एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका दी। बताया जाता है कि केस्टो एक बार काम के सिलसिले में बिमल रॉय से मिले। बिमल दा बोले, अभी तो कुछ नहीं है, फिर आना, मगर केस्टो खड़े रहे। विमल दा ने उन्हें वहीं खड़े देखा तो झुल्लाकर बोले, अभी कुत्ते की आवाज की जरूरत है, भौंक सकते हो? कोई और मौका होता तो केस्टो खुद को अपमानित मानकर निकल चुके होते, मगर पेट की भूख ने उन्हें वहां से हिलने नहीं दिया। वो बोले, हाँ भौंक सकता हूँ, मौका तो दे। और केस्टो ने कुत्ते की परफेक्ट आवाज निकाल दी। बिमल दा उछल पड़े। केस्टो का काम हो गया। एक बार केस्टो को बड़े संगीन हालात में काम करना पड़ा। वो सख्त बीमार थे। इलाज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी। अस्पताल के बिस्तर से उठकर 1980 की बेरहम फिल्म की और उनकी जान बच गई।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केस्टो सिर्फ शराबी की भूमिकाओं के लिए ही याद किए जाते हैं। जिन्होंने गुलजार की मेरे अपने देखी होगी तो उन्हें याद होगा कि इसमें केस्टो चुनाव जीतने के लिए स्थानीय गुंडों को मूर्ख बना रहे होते थे। महमूद की बॉम्बे टू गोवा तो पूरी बस यात्रा थी और केस्टो यात्रा भर में सोते रहे। इससे पहले 1970 में रिलीज हुई शशि कपूर शर्मिला टैगोर की लाइट कॉमेडी सुहाना सफर, इसमें भी केस्टो ऐसा ही किरदार कर चुके थे। गुलजार की परिचय फिल्म में अभिनेता प्राण के शरारती पोते पोतियों को पढ़ाने के लिए निजी ट्यूटर के रूप में भी केस्टो को रखा गया था। बच्चों ने उन्हें भगाने के लिए चाल चली, रात को एक कछुए की पीठ पर मोमबत्ती जलाकर रख दी। ऐसे में केस्टो को जलती हुई मोमबत्ती ही जलते हुए दिखी। ये तो कोई भूत प्रेत का काम है, डर के मारे थर थर कांपने लगे और अगली सुबह वो बोरिया बिस्तर उठाकर भाग निकले। बासु भट्टाचार्य की तीसरी कसम में शिवरतन के किरदार में राज कपूर के साथ केस्टो दिखे थे। पिंजरे के पंछी में वो नाई थे और बरसों बाद सिप्पी के शोले में उन्हें फिर नाई हरेराम बनना पड़ा, जिसमें वो एक कैदी की आधी मूछें साफ कर देते हैं। महमूद की पड़ोसन में वो किशोर कुमार की संगीत नाटक मंडली के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिसमें उनके किरदार का नाम कलकतिया था। इसी तरह महमूद की ही एक और फिल्म साधु और शैतान में वो एक बार फिर किशोर संगीत मंडली के सदस्य बने थे। बासु चैटर्जी की व्यंग्यात्मक फिल्म पिया का घर में केस्टो एक टैक्सी ड्राइवर बाबूराव कुलकर्णी थे, मगर हर समय अभिनेता आगा के घर में अंडरवियर पहनकर उन्हें ताश खेलते हुए ही देखा जाता था। नई बहू जया भादुड़ी जब घर आई तो उन्हें पजामा पहनाया गया। एक नारी एक ब्रह्मचारी में वो डॉक्टर दिखे। दारूबाज की भूमिका में भी उन्होंने अनेक मजेदार सीन किए हैं। इसमें जो फिल्म सबसे अच्छी कही जा सकती है वो ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके है। इसमें केस्टो ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा थे, जो असमंजस्य फैलाने वाले सूत्रधारों में से एक था। अन्य यादगार फिल्मों में परख, आस का पंछी, प्रेम पत्र, चाइना टाउन, असली नकली, रखवाला, लोफर, प्राण जाए पर वचन न जाए, ईमान, अपराधी, आपकी कसम, आक्रमण, कैद, प्रतिज्ञा, गोलमाल, खूबसूरत, द बर्निंग ट्रेन, कातिलों के कातिल, नसीब, राखी और गजब इत्यादि इनकी आखिरी फिल्में रहीं। ये उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थीं। केस्टो ने तकरीबन 150 फिल्मों में दर्शकों को हंसाने का काम किया था। 1985 में केस्टो साहब ने आखिरी सांस ली। यूं तो केस्टो साहब ने अपने दौर के हर बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और नायक के साथ काम किया था, परंतु ऋषिदा और गुलजार की फिल्मों में नियमित दिखे। उन्होंने उनकी प्रतिभा का श्रेष्ठ उपयोग किया। ऋषिदा की खूबसूरत फिल्म में वो कुक थे, जिसके लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार उनके नाम रहा। पर किस्मत के सामने कौन टिक सकता है? हर हास्य का अंत त्रासदी में हुआ है। यही नियति रही है हास्य की। केस्टो मुखर्जी की भी फकीरी की हालत में 1985 में मृत्यु हो गई थी।